गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण देखा। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। उससे पहले कार्बनिक यौगिकों में दो छोटे पॉइंट और हैं, उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। एक है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? किसी कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों के विशेष रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि जब कोई कार्बनिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले आगे बढ़कर अभिक्रिया में भाग लेने वाला समूह ही क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह, यानी कि क्रिया करने वाला समूह। जैसे कि OH समूह, हाइड्रोक्सिल समूह, CHO समूह जिसे एल्डिहाइड समूह बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह जिसे COOH समूह बोलते हैं। इसी तरह के बहुत से समूहों की हम चर्चा करेंगे, उनका नामकरण करेंगे, आगे देखेंगे भी। इसके बाद है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या होती है? देखो, सीधी सी बात है, अगर हम करें तो कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला, ऐसे कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला जो समान संरचनात्मक गुण रखते हैं और उनको उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में जब रखेंगे उन कार्बनिक यौगिकों को, तो एक श्रृंखला प्राप्त होगी, वही सजातीय श्रेणी है। यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगी? समान संरचनात्मक गुणों वाले कार्बनिक यौगिकों को बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सजातीय श्रेणी कहा जाता है। और हम कह रहे हैं बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में, तो ये भी एक निर्धारित ही है कि अणुभार में कितनी वृद्धि होगी। यानी कि अणुभार सभी एक कार्बनिक पदार्थ से दूसरे कार्बनिक पदार्थ पर जाएंगे जब श्रृंखला में, तो 14 की वृद्धि होगी अणुभार में, और उसके संरचना सूत्र या अणुसूत्र में CH2 की वृद्धि होगी। ये आगे देखेंगे कैसे होगा। सजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों, यानी कि एक से जब दूसरे पे जाएंगे, के अणुसूत्रों के मध्य CH2 का अंतर होता है तथा अणुभार में 14 का अंतर होता है। और तीसरा मुख्य गुण है सजातीय श्रेणी का कि किसी सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य का सामान्य सूत्र समान होता है। यानी कि उस सजातीय श्रेणी के किसी भी सदस्य को उस सामान्य सूत्र द्वारा बनाया जा सकता है। जैसे एल्केन है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। तो ये सामान्य सूत्र है। इस सामान्य सूत्र द्वारा किसी भी एल्केन का निर्माण हम कर सकते हैं, कितने भी कार्बन का एल्केन हम बना सकते हैं। तो एल्केन क्या होगी? सजातीय श्रेणी का नाम हो गया। और चौथी महत्वपूर्ण बात है, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का क्रियात्मक समूह समान होता है। देखिए, अब यहाँ बात करते हैं कुछ सजातीय श्रेणियों की। सबसे पहली है एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्केन जो नाम है ये सजातीय श्रेणी का नाम है। इसका सबसे पहला सदस्य कौन सा है? CH4 है। यानी कि कार्बन की संख्या जब 1 होती है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 2 × 1 + 2 यानी कि 4 होगी। अब इससे अगला सदस्य, एल्केन श्रेणी का अगला सदस्य या दूसरा सदस्य कौन सा होगा? 2 कार्बन का होगा, क्योंकि हम क्रम से चल रहे हैं। तो दूसरा सदस्य है C2H6। जब यहाँ 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 × 2 + 2 यानी कि 6। अब देखो, CH4 और C2H6 में अणुसूत्र में कितने का अंतर है? ध्यान देना, CH4 में CH2 जोड़ो तो देखो कार्बन कितने हो गए? 2 हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। तो क्या बन गया? C2H6। अणुभार देखते हैं। कार्बन CH4 प्रथम सदस्य है और ये दूसरा सदस्य है। इसका अणुभार कितना होगा? परमाणुओं का परमाणु भार जोड़ देंगे तो अणुभार आ जाएगा। तो देखिए, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया? 16। ठीक है। अब C2H6, इसका अणुभार ज्ञात करते हैं। तो C2 का मतलब 2 कार्बन है, तो टोटल कार्बन का हो गया 24 और हाइड्रोजन का हो गया 6 हाइड्रोजन है। तो 24 और 6 कितने हो गए? 30। यानी कि 16 में हमने 14 जोड़ा तो क्या है? 30 आया। तो ये अणुभार में कितने का अंतर है?
14 का अंतर है, और अणु सूत्र में कितने का अंतर है? CH2 का अंतर है। इससे अगला सदस्य जब होगा कौन सा? C3 तीसरे कार्बन का H8, तो इसके और इसके बीच में CH2 का अंतर है। एक कार्बन जोड़ो C3 हो गया, 2 हाइड्रोजन जोड़ो H8 हो गया, ठीक है ना। और अणुभार में जब देखेंगे तो इसमें 14 जोड़ो 44, इसका अणुभार जब काउंट करेंगे तो 44 ही आएगा। तो इस तरह से ये श्रेणी बनती है। इससे अगला सदस्य है C4H10, C5H12, इस प्रकार से श्रेणी का निर्माण होता है। ऐसे ही एक और श्रेणी की बात करते हैं, सजातीय श्रेणी एल्केनॉल, यानी कि एल्केन के एक हाइड्रोजन को हटाकर एक OH समूह जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है? एल्केनॉल सजातीय श्रेणी। प्रथम सदस्य होगा CH3OH। अब CH2 जोड़ते चले जाओ, क्रियात्मक समूह देखो सब में OH है, क्रियात्मक समूह परिवर्तित नहीं होगा। इसी प्रकार इसमें इस एल्केनोइक सजातीय श्रेणी में क्रियात्मक समूह COOH ही होता है, सब में यही होता है, बस CH2 का अंतर बढ़ता चला जा रहा है। इसके बाद इसमें CH2 जोड़ो C2H5 हो जाएगा, इसमें CH2 जोड़ो C3H7 हो जाएगा। इस प्रकार बढ़ते हुए क्रम में ये सदस्य हम इसमें व्यवस्थित कर देते हैं, यही सजातीय श्रेणी है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। देखिए अपनी जो किताब है उसमें तो कोई ख़ास तरीके से इतना विस्तार से इसको समझा नहीं रखा है, जबकि इस टॉपिक को बहुत ही विस्तार से हमें अपनी इस 11वीं क्लास में समझना होता है। अगर हमने 11वीं क्लास में नामकरण देख लिया है अच्छे से तो फिर हम कहीं नहीं अटकते, क्योंकि 12वीं क्लास में इसको अलग से कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें 12वीं क्लास में से भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं। और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जब भी आप बैठोगे तो नामकरण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अच्छे से समझना। नामकरण की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ हैं, रूढ़ या साधारण पद्धति, दूसरी है व्युत्पन्न पद्धति और तीसरी है IUPAC पद्धति। थोड़ा थोड़ा आपने इसको 10th क्लास में देखा ही है, अब थोड़ा हम उसको विस्तार से देखेंगे, सही नियम देखेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। इसमें साधारण पद्धति और IUPAC पद्धति बहुत ज़्यादा प्रचलित है, व्युत्पन्न पद्धति इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं है। इसके नाम बहुत ही कम बोले जाते हैं, बहुत ही कम यौगिकों के लिए व्युत्पन्न पद्धति के अनुसार नाम किया जाता है। ज़्यादातर प्रचलित है साधारण पद्धति और IUPAC पद्धति, ठीक है। तो रूढ़ या साधारण पद्धति में क्या होता है कि यौगिकों को उनके स्रोत के आधार पर या किसी विशिष्ट गुण के आधार पर उनका नामकरण कर दिया जाता है। इस पद्धति में कुछ यौगिकों के नाम उनके स्रोत या विशिष्ट गुण के आधार पर रखे जाते हैं, और जिनके स्रोत के आधार पर या विशिष्ट गुण के आधार पर नहीं होते उनके लिए फिर हम साधारण नाम का एक सूत्र के द्वारा हम उनका नाम लिखेंगे। साधारण नाम सूत्र के द्वारा हमने एक सूत्र बनाया है, उस सूत्र के अनुसार फिर उनका साधारण नाम लिखा जाएगा। तो पहले हम उन यौगिकों की बात कर लेते हैं जिनका रूढ़ नाम उनके स्रोत के आधार पर दिया गया है। जैसे कि CH3OH, इसको कास्ट स्पिरिट बोलते हैं रूढ़ नाम में। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम इसे कास्ट या लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया गया था, इसीलिए। और इसके बाद भले ही हमने और विधियां विकसित कर ली हों CH3OH के निर्माण की, लेकिन फिर भी इसका रूढ़ नाम कास्ट स्पिरिट ही बोला जाएगा। इसके बाद देखिए यूरिया NH2CONH2, इसको रूढ़ नाम इसका यूरिया है, क्योंकि सबसे पहले इसे यूरिन यानी कि मूत्र से प्राप्त किया गया था, इसलिए यूरिन से नाम पड़ गया यूरिया। इसे बोलते हैं मार्श गैस, क्योंकि सर्वप्रथम इसे मार्शी यानी कि दलदली स्थानों से प्राप्त किया गया था। ग्रीक नाम है मार्शी, यानी कि दलदल को ग्रीक में मार्शी बोलते हैं। एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसे सबसे पहले एसिटम यानी कि सिरके से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया एसिटिक अम्ल। सिरका आप सभी जानते हो अचार डालने में काम में लिया जाता है, या फिर पनीर बनाना हो तो पनीर बनाने के लिए दूध में सिरका डालकर दूध को फाड़ा जाता है। तो एसिटिक अम्ल को सबसे पहले एसिटम, लैटिन नाम है एसिटम,
जिसे सिरका बोलते हैं। ऐसे ही फार्मिक अम्ल, फार्मिका होती है लाल चींटी, और लाल चींटी में ये अम्ल पाया जाता है, इसलिए लाल चींटी का जो डंक होता है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लाल चींटी जब काट लेती है तो उस जगह पर लाल रंग का निशान पड़ जाता है, वो इसीलिए है कि उसने फार्मिक अम्ल हमारे शरीर में छोड़ दिया है कोशिकाओं में, जिससे जलन होना शुरू हो गई है। तो ये फार्मिक अम्ल, लाल चींटी का नाम जो है फार्मिका, उससे आया है ये नाम। इसके बाद है ऑक्जेलिक अम्ल, COOH। जब दो COOH समूह आपस में जुड़े रहते हैं तो वो संरचना होती है ऑक्जेलिक अम्ल की, क्योंकि इसे ऑक्सैलिस पौधे से इसे प्राप्त किया गया था। इसके बाद है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक यानी कि दूध का लैटिन नाम होता है लैक्टम, लैटिन में इसे लैक्टम बोलते हैं। दूध से सबसे पहले से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसे लैक्टिक अम्ल कहा जाता है। इसी तरह से मैलिक अम्ल, लैटिन में सेब को मैलम बोलते हैं, इसलिए इसको मैलिक अम्ल बोला गया। ब्यूटायरिक अम्ल, मक्खन को इंग्लिश में बटर बोलते हैं, इसलिए बटर से सबसे पहले प्राप्त किया गया था, इसलिए ब्यूटायरिक अम्ल। इसी तरह से बकरी के दूध से, बकरी को कैप्रोइक बोलते हैं, लैटिन नाम है, तो बकरी के दूध से इसे सबसे पहले प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया कैप्रोइक अम्ल। तो जिन कार्बनिक यौगिकों के रूढ़ नाम नहीं दिए जा सकते, उनके साधारण नाम लिखने का तरीका सीधा सा है। देखिए आर क्या होता है, आर होता है एल्किल समूह, और आर से कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है, वो कोई भी हो सकता है क्रियात्मक समूह, तो उस क्रियात्मक समूह का साधारण अनुलग्न लिख देंगे, यानी कि एल्किल समूह का नाम, सूत्र क्या है, एल्किल समूह का नाम, और उसके जस्ट आगे क्या लिख देंगे, क्रियात्मक समूह का साधारण अनुलग्न। देखिए अनुलग्न IUPAC भी होता है क्रियात्मक समूह का, और साधारण भी होता है, तो ये दोनों ही तरह के याद रखने पड़ेंगे। जब साधारण नाम लिख रहे हैं तो साधारण अनुलग्न याद रखना पड़ेगा, और IUPAC नाम लिख रहे हैं तो IUPAC अनुलग्न लिखना पड़ेगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं, फिर इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि X होता है हैलाइड, क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, हैलाइड होता है। हैलाइड का मतलब है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कोई सा भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिया है Cl यानी कि क्लोराइड, इसका साधारण अनुलग्न है। और एल्किल समूह R, ये क्या है, CH3 यानी कि मेथिल है, तो नाम क्या हो गया इसका साधारण नाम, मेथिल क्लोराइड। अभी दूसरा एग्जाम्पल है एल्कोहल, OH क्रियात्मक समूह है और R एल्किल है, तो साधारण नाम क्या हो जाएगा, एल्किल एल्कोहल। एल्किल की जगह हम एक उदाहरण ले लेते हैं C2H5 का, ये है एथिल, तो नाम क्या हो गया, एथिल एल्कोहल। ऐसे ही SH है, SH क्रियात्मक समूह का साधारण अनुलग्न है थायो अल्कोहल, और R है एल्किल, तो एल्किल है थायो अल्कोहल। सीधा सीधा है, एल्किल समूह का नाम, क्रियात्मक समूह का साधारण अनुलग्न। तो ये सारणी तो हम बाद में देख लेंगे, पहले समझ लेते हैं कि एल्किल समूह कितने तरह के होते हैं, और फिर हम एक सारणी देखेंगे, उसमें क्रियात्मक समूह का साधारण अनुलग्न देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्किल समूह कितने तरह के होते हैं और उनका साधारण नाम किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए पहले तो ये देखते हैं एल्किल समूह होता क्या है। एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने पर एल्किल समूह प्राप्त होता है। इसे R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये हमें पता है, 10th में भी देखी है ये बात। जैसे कि ये है एथेन, C2H6 एथेन होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये हो गया C2H5, और इसका मतलब है कि
एथेन के एक कार्बन से हटा है हाइड्रोजन, दो कार्बन है, इनसे 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। देखिए इस तरह से है। एथेन की संरचना लिख रहा हूँ। यह है C2H6। अब मान लिया मैंने इस हाइड्रोजन को हटा दिया यहाँ से, तो ये क्या हो गया, ये बंद खाली हो गया और इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इससे एक कार्बन और जुड़ा हुआ है जिससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसको बांध के लिखूंगा मैं तो 2 कार्बन है और टोटल कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। तो ये संगणित सूत्र हो गया। तो इसका मतलब माइनस नहीं है, इसका मतलब है कि ये वो खाली बंध है जिससे हाइड्रोजन टूट कर गया है और अब इससे कोई ना कोई क्रियात्मक समूह आकर जुड़ेगा। तो एल्किल समूह बनता ही तब है जब किसी एक कार्बन की संयोजकता खाली रह जाती है। अस्थायी समूह होते हैं ये एल्किल समूह। तो जो ये खाली संयोजकता है ये किसी क्रियात्मक समूह के लिए मुक्त रहती है। जिस एल्केन से एल्किल समूह बनता है उसी के अनुसार एल्किल समूह का नाम लिखा जाता है। और नाम कैसे लिखते हैं, उस एल्केन के एन को हटाकर इल लगा दिया जाता है। जैसे कि ये एथेन है, एथेन लास्ट में एन है, उस एन को हटाकर इल लगा दिया तो वो क्या हो गया, एथिल हो गया। इंग्लिश में लिखेंगे तो ये एथेन है और इस एन को हटाकर YL लिख दिया तो नाम क्या हो गया, ETHYL यानी कि एथिल। ठीक है। तो कुछ कार्बन की संख्या के अनुसार एल्किल समूहों के नाम देख लेते हैं। जैसे कि एक कार्बन का एल्किल समूह होगा मेथिल, 2 कार्बन का एल्किल समूह होगा एथिल। ठीक है। इसके बाद 3 कार्बन का जो एल्किल समूह होता है उसको प्रोपिल बोलते हैं। प्रोपिल 2 तरह का होता है, एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। एन प्रोपिल का मतलब है एन तब लगाया जाता है जब एक सीधी कार्बन श्रृंखला में, या फिर ये कहें कि कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े रहते हैं और पहले या अंतिम कार्बन की संयोजकता खाली होती है। तो इस कार्बन की भी खाली दिखा सकते हैं और इस कार्बन की भी खाली दिखा सकते हैं। तो मैंने इस कार्बन की संयोजकता खाली दिखाई है और बाकी के तीनों कार्बन, प्रोपिल के तीनों कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो ये प्रोपिल कैसा है, एन प्रोपिल है। एन तभी लगाया जाता है जब कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हों। और आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल कब लिखा जाता है, जब बीच वाले कार्बन की संयोजकता खाली हो। तो बीच वाले कार्बन की संयोजकता खाली होगी तो ये आइसो समूह बन जाएगा। 3 कार्बन है इसलिए प्रोपिल और आइसो समूह दिख रहा है इसलिए आइसोप्रोपिल। तो 3 कार्बन के एल्किल यानी कि प्रोपिल में बीच वाले कार्बन की संयोजकता खाली है। संयोजकता खाली से मतलब है कि बीच वाले कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो ऐसा एल्किल क्या कहलाएगा, आइसोप्रोपिल कहलाएगा। आगे के और एल्किल समूह हम अगले वीडियो में देखेंगे और नामकरण, साधारण नाम लिखने का तरीका देखेंगे। धन्यवाद।